दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर वही निवेदन, आप जिन लोगों को मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए। हम प्रयास करेंगे उनको अप्रोच किया जाए, उनको लाया जाए। हालांकि आप जब नाम लिखते हैं तो बड़े भारी भरकम नाम लिख देते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अलावा अमिताभ बच्चन साहब को बुलाइए, नरेंद्र मोदी जी को बुलाइए। परमात्मा करेगा कि हम उनको भी बुलाएंगे, लेकिन ऐसी ही बड़ी पर्सनैलिटी आपके बीच में आती रहती हैं। और पिछले दिनों हमने एक इंटरव्यू लिया था जिसको बहुत पसंद किया गया और बहुत शानदार लीडर हैं, ज्ञान के भंडार हैं। एक बार फिर हमारा स्वागत है कि हम उनका स्वागत कर रहे हैं इस मंच पे। सो आइए आप भी मिलकर स्वागत कीजिए। हमारे मेहमान हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े लीजेंड, सफल लेखक, मोटिवेशनल कम इंस्पायरेशनल स्पीकर दुर्गेश त्रिपाठी। एक बार फिर चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन, थैंक यू। आगे बढ़े सर, उससे पहले मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्स लोगों ने दिए हैं आपके लिए जी। वो मैं पढ़ना चाहता हूं। संदीप डायरेक्ट सेलर ने लिखा है, वेलकम दुर्गेश सर हमारे CWSV चैनल पर, जो मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सुधीर कुमार ऑफिशियल लिखते हैं, दुर्गेश सर जवाला की आग हैं। ओह। सार्थक सेन लिखते हैं, अरे सर कहाँ थे आप अब तक, इतने दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे हम CWSV पर, यू आर मोस्ट वेलकम। रवि खत्री आयुर्वेदा लिखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के सिंघम आ रहे हैं पूरे इंडिया में धनिया बोने के लिए। आदित्य राणा ने लिखा है, धनिया बो देंगे। फराज अहमद ऑफिशियल ने लिखा है, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, धनिया बो देंगे सर। आला रे आला सिंघम आला किसी ने लिखा है, और किसी ने लिखा है MLM के बादशाह आ रहे हैं, अब तो धनिया बो ही देंगे। और लास्ट में पढ़ रहा हूँ गोविंद केवट का, वो लिख रहे हैं पावर बाम कमिंग सून। तो बहुत सारा प्यार करते हैं सर, और ये धनिया बो देने वाली जो कहानी है ना, ये थोड़ा सा समझाइए पहले। आपके सारे कमेंट्स में धनिया बो देंगे सुनकर हमें खुद इतनी हंसी आ रही है कि लोग, ये शायद वो लोग हैं जो कभी ना कभी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए होंगे। ओके। क्योंकि ये जो बात है ये आज तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है, आज तक कभी इस पे ओपन डिस्कशन नहीं हुआ है कि धनिया बो देंगे का मतलब क्या है। लेकिन अब आज तो मैं बताऊंगा, और आपने पूछा है तो मैं अवश्य बताऊंगा। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने काम शुरू किया तो मैं किराए के घर में रहता था, 150 रुपये महीना। अच्छा। और एक साइकिल थी हमारे पास। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ गए, कुछ मालूम था नहीं। और जैसे ही जुड़े तो हमारे घर के ठीक सामने, मतलब हम अपना गेट खोलते थे तो एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को मालूम है जिन्होंने कमेंट किया। तो वो मुझे दिखते थे और वो पूरा मन लगा के मुझे निगेटिव करते थे। अच्छा, ओके। हाँ, पूरा टाइम निकाल के बेइज्जती करना, टाइम निकाल के अच्छे से बेइज्जती करते थे। मतलब वो वेट करते थे कि मैं तैयार होके निकलूं, तो वो मेरी मजाक उड़ाए। और मैं इतना डरने लगा उनसे कि वो वही सारे डायलॉग, और करोड़पति और ये और फलाना, अब तो तुम कहाँ मिलोगे, अब तो तुम विदेशों में रहोगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे। और आज तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए फिर भी हालात ठीक हो गए। जब हम लोग इस दौर से गुजर रहे थे तो उस वक्त तो ऐसा लगता है जैसे आपने कोई अपराध किया है। कौन से साल की बात है ये सर है बात 3-4 की, 2003-4 की बात। जी जी जी। तो उस टाइम पे बड़ा मुश्किल होता था और सक्सेस भी थी नहीं। अब हम इतना निगेटिव हो जाएं उनको देखकर और डर जाएं बिल्कुल कि हम उनसे बचने लगे। हम रात को कई बार प्लान दिखा के फ्री भी हो जाएं रात को 9 बजे, तो हम 11 बजे घर जाएं कि वो ना मिले। ऐसा चलता रहा। अच्छा। 3-4 महीने तक, और हमें सक्सेस भी नहीं मिल रही थी, ज्वाइनिंग भी नहीं आ रही थी। कई बार तो ऐसा हो कि अगर मैं उनको मान लीजिए प्लान दिखाने नहीं जाऊं या बात करने नहीं जाऊं तो बुलाते थे मुझे। अच्छा। अब बुला के बोलें कि समझाओ मुझे क्या है, तो मैं फिर चालू हो जाऊं, ये है प्रोडक्ट, ये है प्लान, ये वो। 2-3 मिनट सुन के या 10 मिनट जितना उनका मन पड़े, और उसके बाद बोलें कि ऐसा है वैसा है, तुम पागल हो, तुम ये हो। तो चलता रहा। उसके बाद सर 1-2 ज्वाइनिंग्स मिली, थोड़ा करंट बनना स्टार्ट हुआ कि नहीं अपन कुछ कर सकते हैं। और एक दिन मुझे लगा कि यार अब ये जो है बचने वाला दौर से पार आना पड़ेगा। पार आना पड़ेगा।
और थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह भी अटेंड कर ली थी इस बीच में, तो कॉन्फिडेंस भी आ गया था, मोटिवेशन भी आ गया था। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ ट्रेनिंग वेनिंग में जाया करो भाई, वहाँ से थोड़ा ताकत मिलती है ऐसे लोगों से निपटने के लिए। राइट। तो एक दिन वो जो व्यक्ति थे, अभी नाम निकलने वाला था उनका तो मैं खुद गया। हाँ, अच्छा। हाँ, मैंने कहा आप निकलिए, मैं बताता हूँ आज आपको बिजनेस क्या है। हाँ। उनको मैंने पूरा बिजनेस बताया। तो वो बोले कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने 4 ट्रेनिंग अटेंड कर ली और 4 लोगों को सुन लिया, ये सब लोग ऐसे ही बातें करते हैं, होना कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कि आप मुझे एक टास्क दो, फिर आप बताओ। तो बोले अगर तुम आज ज्वाइनिंग उठा लो आज के दिन, अच्छा, तो मैं भी जुड़ जाऊंगा। अच्छा, ओके। फिर मैं सर निकला फील्ड में और मैंने सोचा ज्वाइनिंग मुझे दे कौन सकता है। तो इस बारे में मैं कहूँगा, जो वो 5 फेजेस ऑफ रिलेशनशिप हैं जो पिछले इंटरव्यू में डिस्कस करी थी और बुक के बारे में बात की थी, और सभी दर्शकों ने आपके इस बुक को बहुत प्यार दिया उस इंटरव्यू के बाद, तो मैं उनको थैंक यू भी कहना चाहता हूँ आप सभी को। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और बचपन से हम लोग साथ में रहे, उनका नाम जो निक नेम है वैसे गुड्डू है उनका, अभी मेरे टीम में बड़े अच्छे टॉप लेवल पे हैं वो जी। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा गुड्डू कहाँ हो? बोला घर में हूँ। मैंने बोला मैं आ रहा हूँ, एक बिज़नेस करता हूँ और तुमको बताऊँगा और जुड़ना है। अच्छा तो इसके लिए मैं आज उनको इस स्टेज से थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बात मानी और वो उसी दिन जुड़े। ओके। और जुड़ने के बाद मैं वो पैसा लेकर, पहले तो कैश ही ट्रांजैक्शन होता था, लेकर मैं उनके पास आया। मैंने कहा ये देखिए अब आपको जुड़ना पड़ेगा। और उनको जो भी लगा हो, चाहे मेरा एटीट्यूड बदल गया था या मुझे ग्रो होते देख रहे थे, और मैंने कहा अगर आज आप नहीं जुड़ेंगे तो आने वाले समय में आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा मुझसे मिलने के लिए। अच्छा। ऐसा जोश आ गया था एकदम। अब उन्होंने जो देखा हो उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली सर। अच्छा। मतलब कुछ पेमेंट उन्होंने दे दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे नोबेल पुरस्कार मिल गया हो। मतलब जो आदमी से मैं इतना डर रहा था, 4 महीना हो गया जिसको करते हुए, और मैं अपने कमरे में आया, जो मेरा रूम था छोटा सा, और मैंने दोनों वो जो ज्वाइनिंग के अमाउंट थे ऐसे बिस्तर में, एक ही बिस्तर था, एक मटका था, मतलब इतनी संपत्ति थी हमारे पास, दोनों ऐसे रखे। अब मुझे नहीं मालूम क्यों मैं ऐसे जोर से मैंने बोला कि धनिया बो देंगे। अच्छा, क्या बात है। आज तक नहीं मालूम कि ये वाक्य मेरे दिमाग में भी किसने डाला, कहाँ से आया, भगवान की कृपा रही होगी, कुछ आ गया होगा। और तब से मैं, अब जब मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम से बताता हूँ और जब वो वहाँ इवेंट होता है तो लोग इतना कनेक्ट होते हैं इसके साथ, इतना कनेक्ट होते हैं कि अब तो कई ऐसे हजारों लोग हैं आज के डेट में जो अपनी सक्सेस होने पर धनिया बो देंगे कहते हैं। तो ये थी सर उसकी रियल स्टोरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आज मैंने फर्स्ट टाइम डिस्कस की है सर। क्या बात, ग्रेट सर, बहुत इंस्पायरिंग है एक्चुअली। और इन सब चीज़ों से एक्चुअली हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए जी। वो कहते हैं ना, जब लोग आपको पत्थर मारें तो आप उनसे अगर चाहो तो आप रास्ता बना सकते हैं, ब्रिज बना सकते हैं, और वही आपने किया। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। सर मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जो किताब आपने लिखी ना, ये बहुत बेहतरीन किताब है, और पूरी इंडस्ट्री की तरफ से एक बार फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है दोबारा से, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने ज्ञान से इस प्रकार की चीज़ें और निकालते रहिए। ये इंडस्ट्री की सेवा एक प्रकार से। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, एंड थैंक यू सो मच। ये जो आपका और इतने लोगों का जो प्यार मिल रहा है ना, कह लीजिए जैसे कोई आप सपना देखो, कोई चीज़ करो, तो वो पूरा तभी होता है जब वो वहाँ तक पहुँच जाए, लोगों के दिलों तक, जो आप करना चाहते थे। और ये डेफिनेटली पहुँच रही है, और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपका जो फॉरवर्ड आया सर, जो आपने खुद इस बुक को, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि ये मेरी बुक है, आपने इसको अपनी बुक मानकर ही प्रमोट किया है। तो इसके लिए एंटायर चैट विद सुरेंद्र वत्स फैमिली का भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ते हैं, और इस बुक से संबंधित ही मैं एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ जी। हमारा बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है। बिल्कुल। कंपनी से रिश्ता जुड़ता है, अपलाइन से रिश्ता जुड़ता है, डाउनलाइन बनती हैं, क्रॉस लाइन से रिश्ते बनते हैं, और फैमिली के रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी बिजनेस में। तो अच्छे व मजबूत संबंध, लॉन्ग टाइम तक के संबंध कैसे बनाए जाए? सर ये ऐसे कह लीजिए कि जब भी मैं इस टॉपिक पे बात करता हूँ तो मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाती सर। तो आज मैं कुछ 2-3 पॉइंट बताना चाहूँगा प्लीज़। पहला तो ये कि नो रिलेशनशिप इज स्ट्रांग इनफ अनलेस इट इज़ गिव एंड टेक। अगर हम जिस बिजनेस में हैं
इस बिजनेस की बात करेंगे तो रिश्ता अगर मजबूत रखना है तो वो रिश्ते में लेन देन होना चाहिए, लेकिन जो देन है वो पहले आना चाहिए। राइट। तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि उन्हें क्या मिल रहा है, इस बात पर उनका बहुत अधिक फोकस होता है, लेकिन वो क्या दे रहे हैं इस बात पे उनका फोकस कम होता है। तो जहां देने की भावना कम होगी और लेने की अधिक होगी, वहां रिश्ता कमजोर होगा। और जहां देने की भावना पैदा हो गई, वहां जिसको भी आप दे रहे हैं उसके अंदर भी देने की भावना पैदा हो जाएगी, तो ये स्वर्ग बन जाएगा आपका नेटवर्क। ग्रेट। मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, एक अच्छी चीज मुझे ध्यान में आ रही है। इसको हम प्रकृति से अगर रिलेट करें जी, तो प्रकृति को हम लोग पहले देते हैं, बीज डालते हैं और वो बीज कितने सारे फ्रूट्स हमें देता है। बिल्कुल। तो रिलेशन में भी इसको हम इसी रूप में देने, और ये जो लेन देन की बजाय देन लेन अगर हम लोग जोड़ लें, बिल्कुल, तो दैट्स ग्रेट सर। कंटिन्यू कीजिए प्लीज। और इसमें सर मैं कहूंगा कि रिश्ते को मजबूत रखने में भूमिका तो दोनों की होती है, अपलाइन की भी होती है, डाउनलाइन की भी होती है। राइट। क्योंकि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में देखेंगे तो जो ज्यादातर हमारा बिजनेस डिपेंडेंट है वो इसी एक रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट। हाँ, और ज्यादा टच में अपलाइन ज्यादा डाउनलाइन टच में हम ही रहते हैं, हम ही मिलकर सब कुछ करते हैं। बाकी ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपके मैनेजमेंट हैं, सब हैं, लेकिन इनके साथ आपका साल में, महीने में इंटरेक्शन होता है, इनके साथ आपका डेली इंटरेक्शन। तो उस परिस्थिति में मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि रिलेशनशिप को निभाने में अधिक बड़ी भूमिका अपलाइन की होती है। राइट। लेकिन जो मेजर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो मेजर सेशंस हैं, वो डिजाइन किए जाते हैं इस बात को ध्यान में रखकर कि डाउनलाइन को क्या करना चाहिए। उसका एक और कारण है, क्योंकि सेशन डिजाइन कौन करता है? अपलाइन। तो हम और आप अगर आज अपनी कंपनी में टॉप लीडर्स हैं या हम इस इंडस्ट्री में टॉप लीडर्स हैं, तो कई बार क्या होता है कि कई बार हम ही भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस पुस्तक में बहुत ओपनली मैंने पहली बार डिस्कस किया है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, प्लीज प्लीज। कि एक बार बिली ग्राहम नाम के एक व्यक्ति हैं, इस पुस्तक का पहला पन्ना है ये। अच्छा। अब इससे आप नजरिया समझ जाएंगे। बिली ग्राहम नाम के एक आदमी थे, वो गए चौराहे पे खड़े एक लड़के से पूछे कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है। तो लड़के ने बता दिया, ये रहा पोस्ट ऑफिस। वो चले गए, अपना काम किए, लौटे, लड़का वहीं खड़ा था। तो लौटते समय बोले, धन्यवाद, तुमने मुझे रास्ता बताया। शाम को मैं बगल में एक ऑडिटोरियम है, वहां पर मैं एक सभा कर रहा हूँ। अच्छा। तो उसमें सब लोग टिकट लेकर आ रहे हैं। उसमें मैं ये सिखा रहा हूँ लोगों को कि स्वर्ग तक कैसे जाते हैं, स्वर्ग का रास्ता क्या है। तो सबको टिकट लग रहा है, लेकिन तुम चूंकि मेरी मदद किए हो तो तुम वहां फ्री में आ सकते हो। अच्छा। तो शाम को आ जाना। लड़के ने उनकी तरफ देख कर मुस्कुराया और कहा, मुझे लगता नहीं है कि मैं आऊंगा, क्योंकि जिस इंसान को पोस्ट ऑफिस का रास्ता मुझसे पूछना पड़े वो मुझे स्वर्ग का रास्ता क्या बताए। क्या बात है, ब्यूटीफुल। तो कई बार क्या होता है कि हम डाउनलाइन से अपने बहुत उम्मीद करते हैं, लेकिन हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हमारी डाउनलाइन किससे सीखती है। तो रिलेशनशिप स्ट्रांग रखने में ज्यादा बड़ी भूमिका अपलाइन की है। एक तो इस वजह से कि आप उनके रोल मॉडल होते हैं, आप उनके लीडर होते हैं, वो आपको देखकर ही सीखते हैं कि मुझे लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। और इसको मैं यूं भी समझूं सर कि हर आदमी, हर डिस्ट्रीब्यूटर अपलाइन है। हर डिस्ट्रीब्यूटर अपलाइन है और हर डिस्ट्रीब्यूटर डाउनलाइन, दोनों बात है। राइट राइट। तो पहली चीज जो है सर कि हमें देने की नियत से, उनकी हेल्प करने की नियत से काम करना होगा। अगर हम एक कस्टमर को एक शैम्पू सेल करने जा रहे हैं, तो जब तक उसे हम ये नहीं समझाएंगे कि हम तुम्हें जो दे रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी प्राइस से इंपॉर्टेंट उसके बेनिफिट्स अगर नहीं बताएंगे, जहां पर देन कम हो जाएगा वहां पर वो सेटिस्फैक्शन उसके अंदर नहीं आएगा। अगर एक डाउनलाइन को हम बोलते हैं कि 500 रुपए खर्च करके आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आओ, तो ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी वैल्यू क्या मिलेगी और फिर वो वैल्यू डिलीवर करना। दोनों बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, हर अपलाइन को, इसमें एक टॉपिक है सर कि एक अपलाइन की जीत तब होती है जब उसकी डाउनलाइन एक आत्मनिर्भर लीडर बन जाए। yes. तो उस डाउनलाइन को आत्मनिर्भर लीडर बनाने तक आप एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए, फिर वो आपको फ्रीडम दिला देगा।
वंडरफुल। अगर ऐसे बात करें तो पहले आप दोगे फिर आपको मिलेगी। इसमें एक और चीज़ सर मैं कहना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखने के लिए बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल है। राइट। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं। हम प्लान हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन प्लान दिखाता कौन है? राइट। एक इंसान दिखाता है। फॉलो अप कौन लेता है? वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, वो भी इंसान है। हमारा सप्लायर भी इंसान है, हमारा मैनेजमेंट भी इंसान है, हमारा अपलाइन भी इंसान है, हमारी डाउनलाइन भी इंसान। तो प्रोडक्ट से पहले पीपल इंपॉर्टेंट है, वो आदमी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा बिहेवियर लोगों के साथ बहुत अच्छा रहना चाहिए। सर ज्यादातर रिश्ते जो टूटते हैं ना, वो एक छोटी सी गलती की वजह से टूटते हैं। आपने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, यहां से बात शुरू होती है। और विडंबना यह होती है कि हमारे यहां अभी लोगों में इतनी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है कि एक घटना को अपने दिमाग पे इतना हावी ना होने दें। राइट, ट्रू। तो एक छोटी सी बात से बात शुरू होती है और फिर हम उसके बारे में नजरिया बना लेते हैं कि ये आदमी ही गलत है। यस यस, ट्रू। तो जो पहली चीज है वो हमें लोगों से वेल बिहेव करना है। केवल ऐसा नहीं कि अपलाइन से अच्छा बिहेवियर करना है, सबसे अच्छा बिहेवियर करना, अपनी डाउनलाइन से भी अच्छा बिहेवियर करना है। एक बिजनेस पार्टनर की वैल्यू उनको देनी है। ठीक है। हम बहुत बार ग्रांटेड ले लेते हैं सर चीज़ों को, तो मेरी डाउनलाइन ही है, तो उसको दूसरे रूप में ट्रीट करते हैं और तब शायद व्यवहार में सर मैं एक आप अगर मुझे अनुमति दें, एक बहुत स्ट्रांग वर्ड यूज करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। मुझे एक बार एक व्यक्ति ने कहा, वो बात कर रहे थे मुझसे, बोले कुछ उनकी आपस में गलतफहमियां थी अपलाइन डाउनलाइन में, तो उन्होंने कहा कि अपनी डाउनलाइन के बारे में कहा कि मैंने उसको फिर बोल दिया अच्छा कि बाप को नहीं सिखाते। अब उनको ये लगा मैं उनकी इस बात का समर्थन करूंगा। तो जब उन्होंने अपनी पूरी बात कह ली तो बोले कि आप त्रिपाठी जी इस बारे में क्या कहते हैं? तो मैंने कहा देखिए झूठ मैं बोल नहीं पाऊंगा और जो सच में बोलना चाहता हूं वो शायद आपको पसंद ना आए। तो बोले क्यों? मैंने बोला आपने जो अभी बात कही वो मेरी नज़र में गलत है। आपने जब उस व्यक्ति को जोड़ा था तो आप उसके पास गए होंगे और आपने कहा होगा कि भैया या भाभी या जो भी आपका रिश्ता रहा होगा कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, हमारी कंपनी का प्लान है, प्लीज हमसे इसमें शामिल हो जाइए, हम लोग मिलकर बड़ा काम करेंगे। अगर आपने उस व्यक्ति को ये कहा होता कि मैं आपको आज यहाँ पैदा करने आया हूँ और आज से मैं आपका बाप बन जाऊंगा, तो शायद वो व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ता। वेरी ट्रू। तो जिस नजरिए से आप उनके पास में गए होंगे और अगर आप मुझसे ये बात कह रहे हैं तो उस व्यक्ति से आप कैसा बिहेव करते होंगे ये मैं समझ गया। तो पहली चीज तो सुधार सामने वाले में भी होना चाहिए। लेकिन ये जो वर्ड है, हमारे यहाँ कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो डाउन लाइन है वो हमें बॉस की तरह ट्रीट करे। कई बार लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि घर की सब्जी लाए, कई बार लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे घर का काम करे, कई बार एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरी हर बात में यस बोले, चाहे मैं गलत ही बोल रहा हूं। तो इस तरह में सर एक जो जिसको बोलते हैं ना कि सिनर्जी क्रिएट नहीं हो पाएगी। हो सकता है पैसा भी सब लोग कमाएंगे लेकिन जो सेटिस्फैक्शन होता है ना ह्यूमन बीइंग्स का, वो नहीं आएगा क्योंकि रिलेशनशिप खराब रहेगी। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके इस बड़े चैनल के माध्यम से सारे लीडर से, सारे लोगों से, कि दो गलत फहमियां हैं। डाउनलाइन सोचता है अपलाइन मेरी वजह से कमा रहा है, ये फिलॉसफी रॉन्ग है। अपलाइन सोचता है डाउनलाइन को मैंने सिखाया, पढ़ाया, मैंने खड़ा किया, इसकी औकात कुछ भी नहीं थी। ऐसे ही बोलते हैं, जो रफ लैंग्वेज होती है 97% लोग ऐसे ही बोलते हैं कि तुम्हारी औकात क्या थी, हमने सिखाया पढ़ाया। ये दोनों थॉट प्रोसेस गलत है। इससे पैसा आ सकता है लेकिन सिनर्जी नहीं आएगी, हैप्पीनेस नहीं आएगी। अगर हम इस बात को ऐसे कहें कि मैं तुम पर निर्भर हूं, तुम मुझ पर निर्भर हो और आओ हम मिल करके सिनर्जी क्रिएट करते हैं। क्या बात। तो डाउनलाइन अपलाइन बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। जब आप किसी को डाउनलाइन बनाते हैं ना तभी आप अपलाइन बनते हैं। That's great, wonderful sir। अगर आपकी कोई डाउनलाइन नहीं है तो आप अपलाइन भी नहीं, सिंपल है। उसी की वजह से हमारा वजूद है ऐसा हमें मानना चाहिए। एग्जैक्टली सर। तो हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो पहली चीज है वो। दूसरी चीज कि अच्छे से बिहेव करना चाहिए और तीसरा मिलने से पहले देने की भावना रखनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और गलत मतलब लोग निकाल सकते हैं कि देने का मतलब वो फंडिंग होता है या वो होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। देने का मतलब होता है कि एक अनकंडीशनल हेल्प अगर हम अपने लोगों को करें, केयरिंग एटीट्यूड रखें, तो वो एनफ है और लोग इसको समझकर हमारे साथ लंबे समय तक रहेंगे।
आपकी खूबी यही है त्रिपाठी जी, आप जिस सब्जेक्ट में जाते हैं ना उसमें बिल्कुल डीप में चले जाते हैं और मेरी भी ये इच्छा रहती है, इवन मैं ऐसा प्रयास रहता है, लेकिन टीम के लोग उस प्रकार से बोलते नहीं। मैं कह रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट के ऊपर में एक इंटरव्यू होना चाहिए, पूरी डेप्थ में हम लोग जाएं, और आपके पास में तो खजाना है, हम उसको भी लेके प्लान करेंगे। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। पिछले इंटरव्यू में हमने बातचीत की थी फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और उसे कैसे अचीव करें, हमने बातचीत की थी कि सिस्टम क्या होता है, उसको कैसे डेवलप करें, और बहुत अच्छा इनपुट आपने दिया। जिन व्यूवर्स ने वो इंटरव्यू नहीं देखा तो ज़रूर देखना चाहिए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, और जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने बुक में भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं टच किया है। डुप्लीकेशन क्या है और ये कैसे काम करता है? जी, डुप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी जीत तब होती है, जो मैंने अभी लास्ट एपिसोड में भी ये बात कही थी, कि जब हमारी डाउनलाइन इंडिपेंडेंट लीडर बन जाते हैं। राइट। अब हमारी डाउनलाइन इंडिपेंडेंट लीडर तभी बन पाएंगे जब हम उन्हें एक सिस्टम देंगे, और सिस्टम वही है, या तभी तक आप उसको एक सिस्टम कह सकते हैं जब तक वो डुप्लीकेबल हो। अब डुप्लीकेशन क्या है, इसको ऐसे समझते हैं सर कि मैं एक प्रेजेंटेशन देता हूं, ठीक है, और मान लीजिए कि मैं किसी एक्स को स्पॉन्सर करता हूं। राइट। मैं उन्हें वो प्रेजेंटेशन सिखाऊं, और जैसा मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं वैसा या उससे बेहतर प्रेजेंटेशन वो देना स्टार्ट कर दे। राइट। फिर वही अपने डाउनलाइन को सिखाएं, या हम दोनों मिलकर सिखाएं, फिर वो तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा अगर 5वें 10वें लेवल तक एक मिलता जुलता प्रेजेंटेशन, एक जैसा नहीं भी हो तो एक मिलता जुलता प्रेजेंटेशन अगर चला जाए, 5वें लेवल तक अगर चला जाए, तो मैं मानता हूं कि वो एक सही दिशा में जा रहा है। राइट। तो वो डुप्लीकेशन होता है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम होती है। हमारे यहां क्या है, एक थॉट प्रोसेस है कि लोग नए के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। राइट। नई नई चीजें पसंद आती, नई नई चीजें पसंद आती जी। तो वो अपने ही प्रेजेंटेशन को इतना चेंज करते हैं कि जो एक लेमैन है वो ये समझ नहीं पाता है कि मुझे क्या बात करनी चाहिए। हर व्यक्ति सर उतना इनोवेटिव नहीं होता है, हर व्यक्ति का कॉमन सेंस उतना स्ट्रांग नहीं होता है। आपकी टीम में अगर 100 लोग आएंगे तो 5 लोग 7 लोग ऐसे होंगे जो स्मार्ट इनफ होंगे कि वो एक बार कोई चीज समझेंगे और कर लेंगे। राइट। लेकिन अगर वो पूरे 100 लोगों तक डुप्लीकेबल नहीं है, अगर वही बात वो लोग भी करें, तब तक वो आपके लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं देगा। तो डुप्लीकेशन के बारे में एक चीज कहता हूं कि आप एक ही बात को, आप जरा सोचिए कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर बड़े बड़े सिस्टम तक, हमारा चैट विद सुरेंद्र वत्स भी क्या एक सिस्टम है। आपने एक सिस्टम बना दिया है कि भैया लाइट तुम लगाओगे और ऐसे लगाओगे, कैमरा तुम ऐसे लगाओगे, ये ऐसे करोगे, ये ऐसे करोगे, ये फिक्स हो चुका है सब कुछ। हम बैठेंगे ऐसे, हम बात करेंगे ऐसे। अगर इसमें बार बार आप चेंज करोगे, बार बार लाइट वाले को बोलोगे नहीं अब ये ऐसी नहीं, अब इस बार ऐसी लगेगी, तो वो खुद ही कंफ्यूज रहेगा और आपके लिए वो बार बार एक हेडक रहेगा। तो जो लीडर्स अपने सिस्टम को, इस बुक में एक चैप्टर है सर कि डोंट चेंज योर सिस्टम ऑफ्टन। ओके ओके। अगर आप डुप्लीकेशन चाहते हैं तो आप एक चीज को होने दो। और कुछ लोगों को इसमें बेइज्जती महसूस होती है कि जो बात ट्रेनिंग में मैं बोल रहा हूं वही बात ट्रेनिंग में मेरी डाउनलाइन बोल रही है, तो फिर मेरी वैल्यू क्या है? तो आपकी वैल्यू इस चीज से घटती नहीं है, बढ़ती है। अगर आपकी डाउनलाइन ने, सर एक प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया था, बहुत सारे प्रोग्राम मैं डिजाइन करता हूं, तो आप प्रेजेंट टाइम पे मेरी टीम के करीबन 100 लीडर्स उस प्रोग्राम को ले रहे हैं। राइट। बट स्टिल जब मैं वो प्रोग्राम लेता हूं तो मैं वही बातें करता हूं जो मैं आज से 3 साल पहले करता था। उसमें मैं कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालता, क्योंकि उसका रिजल्ट आता है, वो डुप्लीकेट होती है चीजें। तो डुप्लीकेशन सिंपल है, डुप्लीकेट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट का ही बिजनेस है। ग्रेट। तो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी लीडर से लेकर एक इन डिस्ट्रीब्यूटर तक, अगर वो आपके एक प्रोडक्ट के बारे में एक जैसी बातें कर रहे हैं तो ये आपकी जीत है, हार नहीं है। वेरी गुड। अगर आपके प्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी आती है तो ये आपकी जीत है, आपकी हार नहीं है। अगर आपके ट्रेनिंग में यूनिफॉर्मिटी आती है तो ये आपकी जीत है, आपकी हार नहीं है। सिस्टम को प्लीज बार बार ना बदलें। एक मेरा आरटीपी सर मैं करता हूं जहां पे एक ही बात मैं 10 साल से कर रहा हूं। अच्छा। और अभी भी लोग उसमें आते हैं
तो ये लोगों की गलतफहमी है कि अगर आप एक ही बात को रिपीट करेंगे तो लोग नहीं आएंगे। लोग सर रिजल्ट देखते हैं चेक में, इनकम में, और वो तभी होती है जब हम उसको डुप्लीकेबल बनाते हैं। डुप्लीकेशन का बिजनेस है और लोग यही देखते हैं कि अपलाइन चेंज कर रहा है तो कुछ नई चीज़ लेकर आ रहा है तो मैं भी कुछ नहीं खोजूं, मैं भी नहीं खोजूं, नीचे से नीचे कुछ अलग ही चीज़ आ जाती है। तो बेहतरीन तरीके से आपने बताया सर। व्यूअर्स के वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं जी। एक प्रश्न मैं मानता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं लेना चाहता हूँ। रवि खत्री का प्रश्न है, छिंदवाड़ा से है ये। सोशल मीडिया के डुप्लीकेट का मतलब ये है इनका यहाँ पे नकली नेटवर्क मार्केटिंग लीडर से बचने के लिए भोले भाले लोगों या डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए क्या सजेशन है? सर हमारे भारत देश की एक विशेषता है, हमारे यहाँ कोई भी चीज़ आ जाए ओरिजिनल आने के पहले डुप्लीकेट आ ही जाता है चाहे वो आईफोन से लेकर चाहे कोई भी चीज़ होगी उसका डुप्लीकेसी हमारे यहाँ बहुत जल्दी होती है। राइट। तो अब चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोरोना के बाद बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और हमारे समाज में इसके प्रति एक्सेप्टेंस पैदा हुआ है। राइट। अब लोग वैसा विरोध नहीं करते कि ये बेकार है, ये ऐसा है, ये वैसा है, लोग सुनने लगे हैं अब। तो बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम है कि अब डुप्लीकेसी किसकी होनी चाहिए, अब इसकी होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले तक क्रिप्टो की थी तो उसके बारे में बहुत ओपन डिस्कशन हो गया। मतलब एक दो कंपनीज थी जो वाकई क्रिप्टो में काम कर रही थी और बाकी देखेंगे तो वो फोटोकॉपी ही थी। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बहुत कुछ किया जा रहा है। राइट। जो लेकिन इसमें अब जो एक लेवल आया है वो ये कि बाहर से वो लोग एक ही जैसे दिखते हैं। तो एक जो लेमैन है, जो कॉमन आदमी है ना, वो ये समझ नहीं पाता है। और सोशल मीडिया में क्या होता है, इंटरेक्शन भी डायरेक्ट नहीं होता है। राइट राइट। वो तो एक लिंक आती है, हाँ, एक मैसेज आता है और आप या तो शायद ऑनलाइन वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं और आप उनकी बात सुन लेते हैं। तो मैं दो तीन चीजें स्पेशल जिसको बोलते हैं ना सिम्टम देना चाहूंगा, प्लीज प्लीज, कि लोग कैसे जान जाएं कि ये लीडर फेक है, जिसकी बात हमें नहीं सुननी है। राइट। पहला है फास्ट। अच्छा। जो आदमी आपको ये कहे कि तुम आओ और बस सक्सेस, मेरी टीम में 3 महीने में ये सक्सेस, 6 महीने में ये सक्सेस, साल भर में ये सक्सेस, साल भर में ऑडी कार आ गई, ये आदमी झूठा है। प्लीज इसकी बात पर ना जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा होता है, लेकिन ये उनके साथ होता है मतलब ऐसा है तो उसको बहुत बारीकी से चेक करें हम लोग, बहुत बारीकी से, मतलब जितना बारीक जा सकते हैं उतना। राइट। और कोई भी बड़ा डिसीजन तो कभी ना लें ट्रू सर, उसके इन्फ्लुएंस में आकर। जिन लोगों के साथ ऐसा होता है ना, जो इनकी साल भर में इनकम आप देखते हैं कि 3 लाख 5 लाख 10 लाख हो जाती है, ये लोग बताते जरूर हैं कि हमने आज स्टार्ट किया है, लेकिन इनका एक बैकग्राउंड होता है। राइट राइट। ये 5-7 साल मार्केट देखे समझे एक्सपीरियंस लोग होते हैं, और फिर वो जब किसी नई कंपनी में जाते हैं तो वहां थोड़ी बताते हैं कि हम एक्सपीरियंस है, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है, फास्ट से। जैसे आप देखिए भारत देश में गोरा होने के लिए बोलते हैं 1 हफ्ते में त्वचा गोरी गोरी, तो फास्ट क्या है, फास्ट बिकता है, फास्ट आदमी को अट्रैक्ट करता है। तो जो सबसे पहली चीज है, जब कोई आदमी बोले कि आप आओगे और तुरंत सक्सेस हो जाओगे, तो वो आदमी पे आप पूरा डाउट कर सकते हैं। राइट। दूसरा, फ्री। जब कोई आदमी आपको बोले आज मेरी उससे चैटिंग हो रही है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें फ्री में ये दूंगा, फ्री में ये दूंगा, फ्री में ये दूंगा, मेरे जीजा जी हो तो चलो मैं फ्री में देता हूं, समझ में आता है, फूफा जी हो तो समझ में आता है, मामा जी हो तो समझ में आता है, दोस्त तो समझ में आता है। आज किसी से मेरी फेसबुक पे हाय हेलो हो रही है और आधे घंटे बाद वो मुझे फ्री में बहुत कुछ ऑफर कर रहा है, तो कुछ ना कुछ दाल में काला तो है। राइट। तो वहां पे आप पूरा डाउट करिए, उनके इन्फ्लुएंस में आकर कोई डिसीजन मत लीजिए, कभी उनको कोई पैसे पे मत करिए, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता, और अगर ये होगा तो ये लंबे समय तक नहीं टिकेगा। और तीसरा, आप अगर एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने 3 महीना 5 महीना काम किया है, जैसे ही आप थोड़े सीख जाते हैं, आप एक रैंक में आते हैं उस कंपनी में और फेसबुक में डालते हैं या सोशल मीडिया में डालते हैं, तो बहुत सारे क्या बोलूं, शिकारी हैं जो इस तरह से ढूंढते रहते हैं कि थोड़ा सीखा पढ़ा हुआ नेटवर्कर मिल जाए तो मैं उसको किसी तरह से अट्रैक्ट करके अपने साथ में जोड़ लूं, और आपको वो बताएंगे कि आपकी वो कंपनी बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। सर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जितनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलने वाली कंपनीज हैं, सभी की सभी कंपनी अच्छी, और आप किसी भी कंपनी में काम करिएगा
तो अगर आप सोचें कि वहां कोई मैजिक हो जाएगा और आप यूं एकदम करोड़पति बन जाएंगे, तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। आपको उतनी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी जितनी कीमत चुकाने पर करोड़पति बनते हैं। जब तक आप करोड़पति बनने की कीमत नहीं चुकाएंगे तो किसी भी कंपनी में आप करोड़पति बनेंगे नहीं। और अगर बन गए, जिस तरह से ये कुछ स्कीम्स और उस तरह से होकर के अगर बन भी गए तो आप टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि एक बॉब प्रॉक्टर करके ऑथर हैं, उनका एक लाइन है सर, कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए और आपको ये नहीं पता कि आप सक्सेसफुल क्यों हो गए तो आप जल्दी ही फिर से असफल हो जाएंगे। तो अगर आप शॉर्टकट से सक्सेस होंगे ना, कि मतलब आपने 3 महीने में आपने नेटवर्क बना लिया, आपका 10,000 लोगों का टीम हो गया, आप में लीडरशिप ही नहीं आई, आपने उतनी कीमत ही नहीं चुकाई, तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए प्लीज इस तरह के फेक अट्रैक्शन में ना जाएं। जहां हैं टिक कर काम करें, अच्छे से काम करें, निभा कर काम करें। हर जगह प्रॉब्लम आएगी, हर जगह झगड़े होंगे, हर जगह चैलेंजेस आएंगे। ये सिर्फ कहने की बात है। और जो आदमी 3 महीना BSc करेगा, 3 महीना BA, 3 महीना BCom, 3 महीना MBA, तो एक्चुअली में वो 3 साल बाद कहीं नहीं रहेगा। तो एक जगह जुड़ जाएं, टिकें और लंबे समय तक काम करें तो आपको सक्सेस। सोशल मीडिया से सीखें, अट्रैक्ट नहीं हो ज़्यादा, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप हर व्यक्ति के बारे में पहचान नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया से आपको लोग नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन जब इस तरह के जो फ्री है, जो फास्ट है, और जो कोई आपको स्नैचिंग फंडिंग का ऑफर दे रहा है, तो वहां पर जितना अधिक हो सके आप डाउट करें पहले, राइट, फिर भरोसा करेंगे तो आपका नुकसान कम होगा। दैट्स ग्रेट, ये वंडरफुल सर। कोई भी टॉपिक हम लोग छू लें, वो डायरेक्ट सेलिंग का हो, सोशल मीडिया का हो, ऐसा लगता है हर सब्जेक्ट में आपने PhD की हुई है। वंडरफुल सर, बहुत मैंने सीखा है इस इंटरव्यू से, और मुझे लग रहा है व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और चैट विद सुरेंद्र वत्स से जब एक बार रिश्ता बनता है सर जी, तो फिर वो बना ही रहता है। और फिर जल्दी मिलेंगे एक बार फिर जरूर। पूरे व्यूअर्स की तरफ से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ये थे दुर्गेश त्रिपाठी जी, दूसरी बार हमारे बीच में थे। बहुत शानदार किताब लिखी और उससे बढ़िया एजुकेशन हम सब लोगों को दी। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे कौन आपके सामने उपस्थित होंगे, उसके लिए बस आपने इतना करना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। बहुत बार हमें मालूम भी नहीं चलता कि ट्यूसडे कब आ गया और 8 कब बज गए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए, रिकमेंड करते रहिए। ऐसे एजुकेशनल वीडियोज आपके पास में आते हैं तो उनको प्रमोट करते रहिए, और इसी प्रकार से अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।